Now, let's further proceed with another concept of reflection and transmission of wave. मैंने सुपरपोजिशन ऑफ वेव समझाना चालू कर दिया है और सुपरपोजिशन ऑफ वेव में सबसे पहला फिनोमेना मैंने समझा दिया इंटरफेरेंस ऑफ वेव। जब दो वेव एक दूसरे के साथ इंटरफियर करती हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वह मैंने समझाया है। अब सुपरपोजिशन ऑफ वेव का दूसरा एस्पेक्ट समझाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। देखिए इसका क्या मतलब होता है। जैसे हम जानते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और ट्रांसमिशन होता है। कैसे? जैसे हम मिरर में देखते हैं और हम मिरर में जो अपनी इमेज देखते हैं, दैट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। लाइट रेस मिरर सरफेस पर टकराती हैं और रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह से वेव्स भी रिफ्लेक्ट होती है। जैसे वाटर सरफेस पर लाइट रे इंसिडेंट होती है और वाटर के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। बिल्कुल इसी तरह से वेव भी, एक मीडियम में ट्रेवल करती हुई वेव दूसरे मीडियम में पेनिट्रेट कर सकती है, दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट कर सकती है। कैसे करेगी और सिचुएशन में क्या होगा, यह बात मैं समझाने जा रहा हूं। देखिए, दिस इज अ रिजिड सपोर्ट। This is a rigid support and here we have got a string tightly tied on this rigid support and a wave pulse traveling along the length of this स्ट्रिंग। इधर एक वेव पल्स ट्रेवल कर रहा है। अब देखिए क्या होगा, यह वेव पल्स जो कि v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, यह रोप की लेंथ के अलोंग ट्रेवल करते हुए इस तरह से आगे बढ़ेगा और v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है और आगे बढ़ते हुए यह बिल्कुल इस रिजिड सपोर्ट तक पहुंच जाएगा। यह v वेलोसिटी से आगे ट्रेवल करते हुए यह इस रिजिड सपोर्ट तक पहुंचा है। अब देखिए जरा क्या होगा। यह वेव पल्स, एक डिस्टर्बेंस पल्स, इस रिजिड सपोर्ट को, रोप का यह एलिमेंट इस रिजिड सपोर्ट को ऊपर डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। रोप का यह एलिमेंट जो रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट पल्स की वजह से, इस डिस्टर्बेंस पल्स की वजह से यह इस सपोर्ट को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा और यह ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। मगर यह सपोर्ट तो रिजिड है। रिजिड सपोर्ट होने की वजह से यह पॉइंट बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। इन टर्न जो भी यह सपोर्ट है, इस पार्टिकल के अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करने के लिए, इसके अपवर्ड मूवमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यह रिजिड सपोर्ट इस पॉइंट पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा। जितना फोर्स यह रोप का एलिमेंट इस रिजिड सपोर्ट पर ऊपर की तरफ लगा रहा है, उतना ही फोर्स, इक्वल फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में यह रिजिड सपोर्ट इस पॉइंट पर नीचे की तरफ लगाने लगेगा। इन टर्न वह फोर्स इस रोप के एलिमेंट पर लगने लगेगा और अब देखिए
होगा क्या, इक्वल और अपोजिट फोर्स के लगने से यह रोप का एलिमेंट नीचे की तरफ डिस्टर्ब होगा। यह रिजिड सपोर्ट पर रोप के एलिमेंट ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया और उतना ही फोर्स रिजिड सपोर्ट ने इस रोप के एलिमेंट पर नीचे की तरफ लगा दिया, और नीचे की तरफ फोर्स लग जाने से यह रोप डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गई और यह डिस्टर्बेंस पल्स रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्टेड वेव पल्स अपवर्ड के बजाय अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और फिर यह वेव पल्स इस तरीके से, डाउनवर्ड डायरेक्शन का यह वेव पल्स इस तरह से आगे की तरफ प्रोपोगेट वही v वेलोसिटी से करने लगेगा। यह v वेलोसिटी से अब पीछे की तरफ जा रहा है। दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ wave pulse by a rigid support, by a rigid wall. Reflection of wave pulse by rigid wall. This is a rigid wall. जब यह वेव पल्स y is equal to a omega, a sin omega t minus kx. This is the incident wave pulse. A is the amplitude, it's a sinusoidal wave pulse. Omega is the angular frequency, k is angular wave number, और माइनस साइन का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं बिकॉज this wave pulse is traveling in positive x-axis, along positive x-axis, इसलिए माइनस साइन। और यह वेव पल्स आगे बढ़ा, आगे बढ़ते हुए यह एक रिजिड वॉल से टकराया। रिजिड वॉल को हम डेंसर मीडियम भी कह सकते हैं, और डेंस मीडियम, एक डेंस मीडियम से टकराया, और डेंस मीडियम से टकरा के जब यह लौटा तो आगे की तरफ ट्रेवल करने वाला वेव पल्स पॉजिटिव डायरेक्शन में था। इस वॉल के द्वारा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिला। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के मिलने से यह रोप का एलिमेंट जिसने वॉल को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करने की कोशिश करी थी, वॉल तो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस नहीं हुई, इंटर्न वॉल ने रोप के एलिमेंट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करके वेव पल्स को वापस पीछे की तरफ लौटा दिया, और यह रिफ्लेक्टेड वेव पल्स बन गई। इस रिफ्लेक्टेड वेव पल्स के लिए अब मैं इक्वेशन लिखूंगा, y dash is the reflected wave pulse, it's a sin omega t, ऊपर की तरफ लिख देता हूं मैं, y dash is equal to a sin omega t plus kx plus पाई। जरा देखिए, एम्पलीट्यूड मैंने सेम लिखा, एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं, जितना डिस्टर्बेंस पल्स ऊपर की तरफ था, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया है, इक्वल फोर्स लगाया है इसलिए इक्वल एम्पलीट्यूड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट फोर्स है इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एम्पलीट्यूड सेम रहा, साइन फंक्शन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब प्लस साइन क्यों करा? क्योंकि इनिशियल ओरिजिनल इंसिडेंट वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग थी, मगर अब जो रिफ्लेक्टेड वेव है, जो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स है, वह अपोजिट टू एक्स एक्सिस है, और प्लस साइन इसलिए क्योंकि वेव पल्स का डायरेक्शन अपोजिट हो गया है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव पल्स। नाउ दिस इज द सिचुएशन व्हेन a wave pulse
strikes a denser medium, strikes a denser wall, a rigid wall, and it returns back. अब मैं अगली सिचुएशन समझाऊंगा विच इज मोर इंटरेस्टिंग. पहले इस चीज को ड्रॉ भी कर लीजिए और इन दोनों इक्वेशंस को लिखिए. दिस इज इंसिडेंट वेव पल्स एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव पल्स. दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव पल्स. नोट इट डाउन. अब अगला जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनिए प्लीज. नाउ द अनदर सिचुएशन इज, अब अगली सिचुएशन को बड़े ध्यान से देखेंगे. दिस इज अ रॉड विच वुड बी अ रिजिड सपोर्ट. यह एक रॉड है, एक रिजिड सपोर्ट का काम कर रही है और इस रॉड से यह एक रिंग, इस रॉड में यह रिंग है. दिस इज द रिंग विच कैन फ्रीली मूव along the length of the rod. और इस रिंग से बंधा हुआ यह एक स्ट्रिंग. नाउ दिस इज द सिचुएशन and a wave pulse in the string. Now this is the situation. What is difference in this situation and in this situation? Here this end of the string is tied to a rigid wall. This end of the string could never move. जब यह डिस्टर्बेंस पल्स आगे आते हुए इस पॉइंट तक पहुंचा तो यह पॉइंट कभी भी ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ना वर्टिकल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में यह एंड मूव नहीं कर सकता. बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पॉइंट? स्ट्रिंग बिल्कुल टाइट है, तनी हुई है. तनी हुई स्ट्रिंग में हमने एक डिस्टर्बेंस पल्स दिया है, मगर स्ट्रिंग का यह जो एंड है यह रिजिड सपोर्ट से बंधा होने के बजाय एक रिंग से बंधा हुआ है और वह रिंग इस रॉड में ऊपर नीचे फ्रीली मूव कर सकती है. दिस इज फ्री एंड, फ्री टू मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन. दिस इज अ फ्री एंड. आई विल से फ्री एंड. अब देखिए क्या होगा. यह डिस्टर्बेंस पल्स v वेलोसिटी से ट्रेवल करते हुए इस पॉइंट तक पहुंचेगा. यह रॉड है और यह इससे बंधी हुई यह स्ट्रिंग. यह डिस्टर्बेंस पल्स v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है. इस तरीके से आगे बढ़ते हुए यह यहां तक पहुंच गया. अब जरा सोचिए क्या होगा. ट्राई टू इमेजिन द सिचुएशन. v वेलोसिटी से ट्रेवल करते हुए यह वेलोसिटी v फिक्स रहेगी. दैट वेलोसिटी इज गिवन बाय द वेलोसिटी ऑफ वेव, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाय m. अब यह एंड, रस्सी का यह पार्ट इस एलिमेंट को ऊपर डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा और करेगा भी, कर भी देगा. यह एंड कोई रेजिस्टेंस, कोई अपोजिंग फोर्स ऑफर नहीं करेगा. कोई अपोजिंग फोर्स ऑफर नहीं करेगा क्योंकि यह फ्री एंड है, क्योंकि यहां पर एक छल्ला बंधा हुआ है, एक रिंग बंधी हुई है. वो रिंग इस रॉड के अलॉन्ग मूव कर सकती है. और खास बात, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब यह एंड ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होना चाह रहा है, जब यह एंड इस तरह से ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होना चाह रहा है, तो रस्सी का यह पार्ट उसको अपोज कर रहा है और ऊपर
उसके जाने को रेस्ट्रिक्ट कर दे रहा है, उसके एम्पलीट्यूड को फिक्स कर दे रहा है। दिस इज द एम्पलीट्यूड। इस एम्पलीट्यूड के साथ में यह डिस्प्लेस हो रहा है, और यह एम्पलीट्यूड ए रेस्ट्रिक्ट इसलिए हुआ क्योंकि रस्सी के इस एंड को इस एंड ने रेस्ट्रिक्ट करा, इसको फिर वापस खींचा, इस पार्ट ने भी फिर वापस खींचा। मगर अब जब यह एंड ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो जरा सोचिए, आगे इसे रोकने वाला कोई सा भी एलिमेंट नहीं है, कोई सा भी अपोजिंग फोर्स नहीं है। इन टर्न होगा यह कि यह ऑलमोस्ट डबल से डिस्प्लेस, डबल एम्पलीट्यूड से डिस्प्लेस हो जाएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इसका कुछ ज्यादा ही होगा। ऐसे इधर एम्पलीट्यूड यदि ए है, इधर एम्पलीट्यूड यदि ए है, तो रोप का यह जो एंड एलिमेंट है यह ऑलमोस्ट डबल एम्पलीट्यूड के साथ 2a एम्पलीट्यूड के साथ में डिस्प्लेस होएगा। ऐसा इसलिए ऊपर की तरफ कोई अपोजिंग फोर्स नहीं, यह रस्सी का सिरा इस एंड को ऊपर डिस्प्लेस कर रहा है और कर दे रहा है, और इसको रोकने वाला कोई नहीं है, और रोकने वाला कोई नहीं होने की वजह से डबल एम्पलीट्यूड से ऊपर की तरफ जा रहा है। और फिर यह सिरा इसको फिर वापस नीचे लाने की कोशिश करेगा, और फिर वापस लाते हुए यह दोबारा वेव ए एम्पलीट्यूड के साथ में रिबाउंड करने लगेगी, रिफ्लेक्ट करने लगेगी, और फिर यह वेव पल्स v वेलोसिटी से पीछे की तरफ ट्रेवल करने लगा, और इस तरीके से अब यह वेव पल्स रिबाउंड कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब इस सिचुएशन में जरा देखिए क्या हो रहा है। जो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स है, वह रिफ्लेक्टेड वेव पल्स, इधर रिफ्लेक्टेड वेव पल्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गई थी, इधर रिफ्लेक्टेड वेव पल्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं हुई, वह सेम एम्पलीट्यूड सेम डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट हुई है। ऐसा कब हुआ? इस सिचुएशन में रिजिड वॉल थी, जबकि इस सिचुएशन में वेव पल्स एक फ्री एंड को आप यह भी कह सकते हो फ्री मीडियम और रेयरर मीडियम, इसे आप फ्री मीडियम भी बोल सकते हो, फ्री मीडियम, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट रेयरर मीडियम विच इज हैविंग लेस डेंसिटी। इधर जो इंसिडेंट वेव पल्स थी, जो इंसिडेंट वेव पल्स थी, इफ दैट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a साइन इंटू ओमेगा टी माइनस kx. A is the amplitude, sine is harmonic wave, omega is the angular frequency, k is angular wave number. Minus sign I had used because the wave pulse is traveling along the positive x-axis. यह वेव पल्स जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है, इसलिए माइनस साइन। नाउ फॉर दिस रिफ्लेक्टेड वेव पल्स, जरा देखिए, फॉर दिस रिफ्लेक्टेड वेव पल्स अब हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? रिफ्लेक्टेड वेव पल्स वुड बी रिटन एज y डैश इज इक्वल टू a साइन, एम्पलीट्यूड वही का वही, हम यह मान रहे हैं कहीं किसी तरह की कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इधर लगाता है, इधर भी,
बिना एनर्जी लॉस किए सेम एम्पलीट्यूड के साथ वेव लौट रही है, ओमेगा टी प्लस के एक्स एंड नो नीड ऑफ पुटिंग पाई हियर। इधर जिस तरह से पाई लगाते हैं इधर पाई लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हियर फेस चेंज बाय पाई, इस जगह पर रिजिड सपोर्ट से टकराने के बाद फेस चेंज पाई से हो जाता है, जबकि इधर कोई फेस चेंज नहीं हो रहा है, सेम तरीके से वेव लौट रही है। देयर इज नो चेंज इन फेस। हम इस इक्वेशन को दोबारा इस तरीके से लिख सकते हैं, y डैश इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये प्लस पाई इधर माइनस साइन के रूप में आगे दिखने लगेगा, जबकि इधर कोई माइनस साइन नहीं दिखेगा। अब मैं इस चीज को सम अप करता हूं एक स्टेटमेंट लिखकर, व्हेन द वेव गेट रिफ्लेक्टेड बाय अ डेंसर मीडियम its phase change by pi, its amplitude gets inverted, while when wave is reflected by a rarer medium its phase does not change। फ्री एंड से जब टकरा के इस तरह से लौटती है उसका कोई फेस चेंज नहीं होता है। इफ a wave is reflected by a denser medium, its phase change by pi। यह वेव ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव और अ ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव व्हेन इट हिट्स अ डेंसर मीडियम, when it hits a denser medium and then it gets reflected, its phase would change by pi। यह जो फेस चेंज है यह पाई से दिख रहा है, और यह पाई से जो फेस चेंज है यह अल्टीमेटली इक्वेशन में नेगेटिव साइन के रूप में दिखने लगेगा, इधर माइनस ए साइन। और खास बात, इधर जो मैंने माइनस का प्लस करा है, इधर माइनस था इधर प्लस था, इधर जो प्लस करा है इधर माइनस इसलिए क्योंकि वेव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर प्लस इसलिए बिकॉज द वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए इधर साइन उलट दिया। और यह जो प्लस पाई करा है जो कि अल्टीमेटली साइन फंक्शन के आगे माइनस साइन दिखने लगा, यह इसलिए क्योंकि इसका डायरेक्शन उलट गया। दिस इज फेस चेंज बाय पाई। While if wave is reflected by a rarer medium, its phase does not change. There is no change in wave phase. If a wave is reflected by a rarer medium means which have got less density और विच इज फ्री टू मूव, इस तरह से यह एक फ्री मीडियम है, इससे टकरा रही है, इससे टकरा के लौट रही है, देन देयर इज नो चेंज इन फेस। इफ वेव इज रिफ्लेक्टेड बाय रेयर मीडियम इट्स फेस डू नॉट चेंज, ओनली द डायरेक्शन चेंज। इस केस में सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यह इंसिडेंट वेव यह रिफ्लेक्टेड वेव। फेस में मैंने कोई चेंज नहीं करा, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज दिखाया। कैसे? इधर माइनस साइन इंडिकेट करता है कि वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, डायरेक्शन उलट गया है, इधर प्लस साइन आ गया है, इट मीन्स द वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अब मैं आपको समझाता हूं ट्रांसमिशन ऑफ वेव। पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसी कंसेप्ट से हम आगे समझेंगे द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव।
कैसे स्टैंडिंग वेव बनेगा वह समझाता हूं, पहले आप इसे नोट डाउन करो। Now, after understanding about रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, अब हम देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वेव। ट्रांसमिशन ऑफ वेव मतलब क्या? एक मीडियम में ट्रेवल करती हुई वेव जब दूसरे मीडियम में पेनिट्रेट कर जाए। जैसे यह एक पतली रस्सी और इससे बंधी हुई यह एक मोटी रस्सी। नाउ इन दिस सिचुएशन, दिस मैं कहता हूं दिस इज अ थिन रोप एंड दिस इज अ थिक रोप। दिस इज rarer and this is denser. This is less mu or mass per unit length. This is higher mu or mass per unit length. इसका मास पर यूनिट लेंथ कम है, इसका मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा है, इसकी म्यू की वैल्यू ज्यादा है। अब इस वजह से क्या होगा, हम अच्छी तरह से जानते हैं वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। टेंशन तो दोनों में सेम रहेगा, बांध रखी है हमने। म्यू इसका लेस है तो इसमें हायर वेलोसिटी, हायर वेव वेलोसिटी in this rope, while in this less wave velocity. अब इस सिचुएशन में हमने पतली रस्सी में एक वेव पल्स जनरेट करी और यह वेव पल्स मोटी रस्सी में ट्रांसमिट होते हुए हम देखते हैं। यह पतली रस्सी की वेव पल्स ट्रेवल कर रही है और ट्रेवल करते हुए यह इस एंड तक पहुंचती है और इस एंड तक पहुंचकर यह सिचुएशन बन जाएगी। यह सिचुएशन बन गई। इस पतली रस्सी ने मोटी रस्सी को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आया और अल्टीमेटली यह वेव पल्स मोटी रस्सी में ट्रांसमिट हो गया। बस फर्क एक ही रहेगा कि मोटी रस्सी में ट्रांसमिट होने के बाद इसके एम्पलीट्यूड में कुछ कमी आ सकती है। एम्पलीट्यूड में कमी आ जाएगी, वेलोसिटी में कमी आ जाएगी। इधर यह v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, यह वेव पल्स जो रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रहा था, यह इस जगह पर डेंसर मीडियम में ट्रांसमिट हो रहा है और फिर डेंसर मीडियम में यह ट्रांसमिट हो गया और अब इसकी वेलोसिटी कुछ v डैश हो गई। इधर एम्पलीट्यूड a था और इधर एम्पलीट्यूड कुछ a डैश हो गया। वेलोसिटी में कुछ चेंज आ गया, एम्पलीट्यूड में कुछ चेंज आ गया, मगर फेज में कोई चेंज नहीं आएगा। चाहे वह
वेव पल्स रेयरर से डेंसर में जाए, इसी तरह से चाहे वहां वेव पल्स डेंसर से रेयरर में जाए। मैं दिखाता हूं, डेंसर से रेयरर में वेव पल्स को ट्रांसमिट होते हुए वह भी दिखाता हूं। यह इस सिचुएशन में वेव पल्स है जो कि मोटी रस्सी में ट्रेवल कर रहा है, डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। यह वेव पल्स ट्रेवल करते हुए पतली रस्सी में पहुंचा और पतली रस्सी को इस तरीके से डिस्प्लेस करा और अल्टीमेटली यह पतली रस्सी में ट्रांसमिट हो गया, मगर कोई फेज में चेंज नहीं आया। चेंज आएगा कुछ एम्पलीट्यूड में, इधर ए है और इधर कुछ ए डैश, एम्पलीट्यूड में चेंज आ गया, कुछ वेलोसिटी में चेंज आ गया, वी से वी डैश। हम कहते हैं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ वेव फेस नेवर चेंज, इट मे बी फ्रॉम रेयरर टू डेंसर और फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। मैं इस बात को लिखता हूं, ड्यूरिंग transmission of wave, during transmission of wave, either denser to rarer, denser to rarer, or rarer to denser. Its phase never change, उसका फेस में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। वेलोसिटी में चेंज, एम्पलीट्यूड में चेंज। आप देखिए, यह इस केस में वेव रेयरर से डेंसर में जा रही है और इस केस में वेव डेंसर से रेयरर में जा रही है, मगर फेस में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि रिफ्लेक्शन के केस में फेस चेंज होता है। एक केस में यदि वेव डेंसर से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाए तो फेस में पाई से फेस चेंज हो जाएगा, मगर वेव यदि रेयरर से टकरा के लौटे तो वहां पर फेस में कोई चेंज नहीं आएगा। फ्री एंड से वेव टकरा के लौटे तो फेस में कोई चेंज नहीं आएगा। फिक्स्ड एंड, रिजिड एंड से वेव टकरा के लौटेगी तो फेस उलट जाएगा। इस बात को ध्यान से समझ जाएं। रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ वेव में कभी भी कोई फेस का चेंज नहीं है, जबकि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में एक केस में पाई से फेस चेंज होएगा, एंड दैट सिचुएशन इज व्हेन द वेव गेट्स रिफ्लेक्टेड और रिबाउंडेड बाय अ डेंसर मीडियम, बाय अ रिजिड सपोर्ट, बाय अ फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट से टकरा के, रिजिड सपोर्ट से टकरा के यदि वेव लौटती है तो वहां पर पाई से फेस चेंज होगा। अब यह कंसेप्ट को समझने के बाद अब हम वेव्स का लास्ट आर्टिकल, लास्ट पार्ट, लास्ट एस्पेक्ट समझेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। इनफैक्ट स्टैंडिंग वेव बनती ही इसलिए है क्योंकि एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड वेव, इन दोनों का सुपरपोजिशन होता है। कैसे होता है वही चीज मैं समझाऊंगा, और फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव बड़े डिटेल में, बड़े एलाबोरेट में समझाऊंगा। अगला जो आर्टिकल है इसका एनालिटिकल एस्पेक्ट तो आप देखेंगे ही, मगर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पर जो फाइनल रिजल्ट्स है उस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। उसके फाइनल रिजल्ट्स को जरूर आपको मेमोराइज करना है, रटना है, देखना है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। और स्टैंडिंग वेव अब मैं सिखाना चालू करता हूं। इधर मैं एक एस्पेक्ट और बताता हूं, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में भी ऐसा नहीं होता है कि किसी जगह पर 100% रिफ्लेक्शन हो या 100% ट्रांसमिशन हो। इंटरफेस पर जंक्शन पर a part of energy is reflected and a part of energy is transmitted। जब इस तरह से रेयरर और डेंसर मीडियम का कोई जंक्शन आता है तो एनर्जी का एक पार्ट ट्रांसमिट भी होता है और एनर्जी का एक पार्ट रिफ्लेक्ट भी होता है। जरा देखिए कैसे। जैसे यह कोई पतली रस्सी है
और इसमें यह वेव पल्स ट्रैवल कर रहा है और यह वेव पल्स ट्रैवल करते हुए इस मोटी रस्सी के इस जंक्शन से टकराएगा। यह मोटी रस्सी है। अब देखिए, यह इस तरह से आगे बढ़ते हुए यह वेव पल्स इधर तक पहुंच रहा है। अब क्या होगा, जब यह टकराएगा तो एक एनर्जी का हिस्सा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और एनर्जी का एक हिस्सा ट्रांसमिट हो जाएगा। अब रेयरर मीडियम में या लेस डेंस मीडियम में वेव ट्रेवल कर रही है, डेंसर मीडियम को टकरा कर लौट रही है। तो डेंसर मीडियम से टकराकर लौटने वाली वेव, वह तो उसका फेस चेंज दिखेगा और एक एनर्जी का हिस्सा ट्रांसमिट भी हो जाएगा और ट्रांसमिटेड एनर्जी का कोई फेस चेंज नहीं होएगा। और इस तरीके से वहां पर सिचुएशन बनी हुई हमें दिखाई देगी। दिस इज द सिचुएशन। जरा देखिए, v वेलोसिटी से यह वेव पल्स रेयरर मीडियम में आगे बढ़ रहा था। इसका कुछ एम्पलीट्यूड a था। यह v वेलोसिटी से आगे बढ़ते हुए a एम्पलीट्यूड का वेव पल्स आगे बढ़ते हुए इससे टकराया। जब यह टकराया तो एनर्जी का एक हिस्सा तो लौट जाएगा। ये इंसिडेंट वेव पल्स, यह इंसिडेंट एनर्जी, एनर्जी का एक हिस्सा लौट गया। लौटने वाली वेव पल्स v वेलोसिटी से ही लौटेगी, मगर उसका एम्पलीट्यूड कुछ a डैश होगा, कुछ कम हो जाएगा। एम्पलीट्यूड कुछ कम हो जाएगा, वेलोसिटी वही, क्योंकि सेम मीडियम है। खास बात, फेस भी उलट गया। फेस भी उलट गया। यह पॉजिटिव डायरेक्शन में था, प्लस y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, और यह नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग। और एनर्जी का एक हिस्सा ट्रांसमिट हुआ। ट्रांसमिटेड वेव की कुछ वेलोसिटी v डैश और एम्पलीट्यूड कुछ a डबल डैश। वेलोसिटी v डैश क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हुआ इसलिए वेलोसिटी चेंज होगी। और एम्पलीट्यूड a डबल डैश क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड इनिशियल टकराने वाली वेव का एम्पलीट्यूड a था। एनर्जी का एक हिस्सा लौटा, एक हिस्सा ट्रांसमिट हुआ, और जो ट्रांसमिटेड हिस्सा है एनर्जी का, उससे एम्पलीट्यूड a डबल डैश। और इसका फेस चेंज नहीं हुआ जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट वेव पल्स थी, क्योंकि ट्रांसमिटेड वेव का फेस चेंज नहीं होता है। और इस तरीके से यह v वेलोसिटी से ही वेव पल्स लौट रहा है, यह v डैश वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। दिस इज द प्रैक्टिकल सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन बताता हूं। एक मोटी रस्सी में ट्रेवल करता हुआ यह वेव पल्स, और यह आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ते हुए यह पतली रस्सी के जंक्शन पर जाकर टकरा रहा है। इसकी कुछ वेलोसिटी v है। अब यह वेव पल्स आगे बढ़ते हुए इस जंक्शन पर आया, यह इस जंक्शन पर आया, v वेलोसिटी से आगे बढ़ते हुए। अब क्या होगा, एनर्जी का एक हिस्सा तो लौटेगा, एनर्जी का एक हिस्सा इस जंक्शन से लौटेगा और एक हिस्सा ट्रांसमिट होएगा। ट्रांसमिट होने वाली वेव पल्स और लौटने वाली वेव पल्स, यह तो वह एनर्जी है जो ट्रांसमिट हो गई v डैश वेलोसिटी से, और यह वह एनर्जी है जो लौट गई v वेलोसिटी से। इस जगह पर वेव पल्स की एक फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड, और ट्रांसमिटेड वेव सेम फेज में, and a part of energy is reflected. And now, since it's reflected by a denser medium,
इट्स रिफ्लेक्टेड बाय अ रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम में तो ट्रेवल कर रही थी, डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, रेयरर मीडियम से टकराई और रेयरर मीडियम से टकरा कर लौट रही है, इसलिए कोई फेस चेंज नहीं हुआ और इस तरीके से यह वेव पल्स v डैश से आगे बढ़ती जा रही है और यह v से लौट रही है। एम्पलीट्यूड में कुछ फर्क जरूर आ जाएगा, इधर कुछ एम्पलीट्यूड a है तो इधर एम्पलीट्यूड a1 और a2, इफ दिस इज a तो इधर कुछ a1 एम्पलीट्यूड और यह कुछ a2 एम्पलीट्यूड। दिस इज द प्रैक्टिकल सिचुएशन। वेव रेयरर मीडियम में ट्रेवल करती हुई डेंसर से टकरा रही है, टकराने के बाद वह ट्रांसमिट भी होती है और रिफ्लेक्ट भी होती है। डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती हुई वेव रेयरर से टकरा रही है, टकराने के बाद वह ट्रांसमिट भी होती है और रिफ्लेक्ट भी होती है। ट्रांसमिटेड वेव हमेशा सेम फेज में रहती है, यह ट्रांसमिटेड वेव सेम फेज में, यह ट्रांसमिटेड वेव सेम फेज में। रिफ्लेक्टेड वेव इस केस में पाई से फेज चेंज हो जाता है, क्योंकि रेयरर में ट्रेवल करने वाली वेव डेंसर से टकरा के लौट रही है। इस केस में रिफ्लेक्टेड वेव का फेज चेंज नहीं हुआ, क्योंकि डेंसर में ट्रेवल करने वाली वेव रेयरर से टकरा के लौटी है। इस सिचुएशन को बड़े ध्यान से देखना है, समझना है। अब मैं स्टैंडिंग वेव समझाता हूं।